I heard someone saying mixed polymers. What are they? How these are made? Sir, copolymers are sometimes referred as mixed polymers. The chemical reaction process to make these polymers is called copolymerization, and this is the process how mixed polymers are made. ठीक है, मैंने अभी मिक्स पॉलीमर्स के बारे में सुना था. मिक्स पॉलीमर्स क्या होते हैं और ये कैसे बनाए जा सकते हैं? सर, कोपॉलीमर्स को ही हम मिक्स पॉलीमर्स कहते हैं. कभी कभी मिक्स पॉलीमर्स का यूज़ किया जाता है कोपॉलीमर्स की जगह, और केमिकल रिएक्शन प्रोसेस जो कोपॉलीमर्स बनाने की होती है उसे हम कोपॉलीमराइजेशन कहते हैं, और कोपॉलीमराइजेशन के थ्रू ही मिक्स पॉलीमर्स को बनाया जा सकता है. Well, let's come to the point. As you may know that we also make pipe fittings along with pipe manufacturing. Can you name them? Sir, fittings that are needed for pipes are elbow with checking, reduce elbow, check hole, T, cross by, bridge elbow, couplings, compression coupling, clamps, floor leakage, water stop ring, P-traps with checking, trap, equal cross, valve, diaphragm valve, sampling valve, end plug, reducer bush, reducer FTA, task nipple, union, adapter, socket, plug, male plug, end cap, PVC flange, etc. and many more, sir. हिंदी स्टूडेंट्स के लिए भी यही नाम याद करने हैं, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है. Okay, what do you think? How these fittings can be made? Sir, another technique of plastic processing, quite important one, is injection molding, and the above mentioned fittings are made by injection molding machines. आप क्या सोचते हैं, ये फिटिंग्स आपने जो बताए हैं नाम अभी, इनको हम कैसे बना सकते हैं? सर, इनको बनाने की टेक्निक एक दूसरी प्लास्टिक प्रोसेसिंग टेक्निक है जिसे हम इंजेक्शन मोल्डिंग कहते हैं, और इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स के जरिए इन आइटम्स को बनाया जा सकता है. ओके, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग? आंसर इज, सर, इट इज क्वाइट एविडेंट दैट इन एवरी प्लास्टिक प्रोसेसिंग टेक्निक plastic is melted first and then required shape is given on cooling. In injection molding, steps involved are: number 1, melting of the material and homogenizing it to form a uniform liquid melt, and second step is injecting the melt into closed mold, and third step is cooling and solidifying the melt so that it sets into the size or shape required, and the process is cyclic. ठीक है, आप इंजेक्शन मोल्डिंग की वर्किंग प्रिंसिपल बताइए. सर, जैसा कि हमने प्लास्टिक प्रोसेसिंग टेक्निक्स जितनी आपको बताई हैं उसमें एक चीज कॉमन है कि हमें प्लास्टिक को मेल्ट करना पड़ता है, और उसको मेल्ट करने के बाद उसको कूलिंग करने के बाद उसको रिक्वायर्ड शेप दे दी जाती है. इंजेक्शन मोल्डिंग में भी ऐसा होता है कि पहले मटेरियल को फीड किया जाता है, उसके बाद सबसे पहला स्टेप है मटेरियल को मेल्ट कर देना और उसे यूनिफॉर्म लिक्विड बना देना, होमोजेनाइज करना, मेल्ट करना और यूनिफॉर्म बना देना. और यूनिफॉर्म मेल्ट हो जाने के बाद सेकंड स्टेप ऐसा है, इस मेल्ट को जो है एक क्लोज्ड मोल्ड में पुश कर देना, और तीसरे स्टेप में क्लोज मोल्ड को जब तक बंद रहने देना जब तक कि वो मटेरियल वहां पर, प्लास्टिक मटेरियल वहां पर ठंडा ना हो जाए और जो शेप हमें रिक्वायर्ड है वो न मिल जाए. और ये प्रोसेस जो है साइक्लिक है. व्हाट डू यू मीन बाय साइक्लिक प्रोसेस? सर, इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस इज नॉट कंटिन्यूअस वन. इंजेक्टिंग मेल्ट कंटिन्यूज फॉर ए प्रीसेट टाइम period. This is called cycle time. It is nearly a few minutes. One complete injection stroke is called a shot. Process continues shot after shot after each cycle. आप ये बताइए साइक्लिक प्रोसेस से आपका क्या मतलब है? सर, इंजेक्शन मोल्डिंग जैसे हमने पिछली बार आपको ये बताया था कि एक्सट्रूजन में जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, इंजेक्शन मोल्डिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं होती. ये
एक तरीके से पॉज 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 करने के बाद पॉज आफ्टर पॉज प्रोसेस चलती रहती है। इस इंजेक्शन मोल्ड में हम एक टाइम सेट कर दिया जाता है और जो मेल्ट हमने बताया है ऊपर उसको मोल्ड में फीड कर दिया जाता है और कुछ टाइम के लिए इसे फीड रखा जाता है। इस टाइम को हम साइकिल टाइम कहते हैं और साइकिल भी कहते हैं। एक बार कंप्लीट मटेरियल इंजेक्ट होने के बाद उसे हम कहते हैं, उस मटेरियल को हम कहते हैं शॉट, और एक बार इस मटेरियल को फीड करने को हम स्ट्रोक कहते हैं। और ये प्रोसेस हर शॉट के बाद दूसरे शॉट की तैयारी की जाती है और इस तरीके से साइक्लिक प्रोसेस हो जाती है। एक्सप्लेन इंजेक्शन मोल्डिंग मोर क्लियरली। सर, in injection molding, pelletized granules or powdered plastic is fed from hopper into a heating cylinder. Heat and pressure are applied to the plastics until it becomes soft enough to flow. The melt is then injected under high pressure using a screw ram or plunger, pushed forward by hydraulic pressure. This action closes a non-return valve and the screw tip, preventing the plastic from backflowing along the screw, and the material is forced through the nozzle into the mold. Pressure is maintained until the plastic solidifies. Mold is mounted on a stationary platen direct in contact with the injection machine. Molds used have temperature controls arrangement with an ejector mechanism. इंजेक्शन मोल्डिंग की प्रोसेस को क्लियरली समझाइए। सर, इंजेक्शन मोल्डिंग में पाउडर प्लास्टिक पाउडर फॉर्म में हो या पैलेटाइज्ड ग्रेनुअल फॉर्म में हो, उसे एक हॉपर के थ्रू फीड किया जाता है। जैसे हमने एक्सट्रूडर में बताया था, एक्सट्रूडर में भी हॉपर होता है, उसमें एक बैरल होती है, इसमें सिलेंडर बैरल कह लीजिए या सिलेंडर कह लीजिए, उसमें मटेरियल फीड कर दिया जाता है। और यहाँ पे हीट और प्रेशर की एप्लीकेशन के बाद प्लास्टिक को मेल्ट कर दिया जाता है। यूनिफॉर्म मेल्टिंग जो है रिक्वायर्ड होती है, तो सारे कंट्रोल्स के बाद उसे यूनिफॉर्म करने के बाद इस मेल्ट को इंजेक्ट कर दिया जाता है एक मोल्ड में। मोल्डिंग अरेंजमेंट होता है, जिस टाइप की हमें प्रोडक्ट चाहिए होता है उसके मोल्ड्स को आगे लगा दिया जाता है और जो मेल्ट इसके अंदर प्लास्टिक होती है उसे इस बैरल में या सिलेंडर में स्क्रू रैम या प्लंजर होता है और वो हाइड्रोलिक प्रेशर के थ्रू हम इससे जो मेल्ट होता है उसका शॉट लगाते हैं मोल्ड में। यानी कि पिघली हुई प्लास्टिक को एक मोल्ड में डाला जाता है और मोल्ड में जाने के बाद उस प्रेशर को बरकरार रखा जाता है, जिससे जब तक कि प्लास्टिक का जो प्रोडक्ट हमें बनाना है वो अंदर मोल्ड में सॉलिडिफाई न हो जाए। इसमें एक बैरल से मोल्ड में जाने के लिए एक नोजल लगी हुई होती है, नोजल पे एक वाल्व फिट होता है। वाल्व फिट करने के लिए इंजेक्शन मोल्डिंग में अक्सर ये खतरा होता है कि मेल्ट जो है आपका वापस मशीन में आ सकता है, तो एक नोजल पे वाल्व अरेंजमेंट होता है जिससे मटेरियल वापस नहीं आता और इस मेल्ट को जब फोर्स के साथ मोल्ड में डाला जाता है तो इसे हम शॉट कहते हैं और ये कुछ टाइम के लिए इस शॉट को मोल्ड के साथ ही जो है प्रेशर के साथ एडजस्ट रखा जाता है जब तक कि अंदर मोल्ड में भेजा गया प्लास्टिक जो है जब तक सॉलिडिफाइज न हो जाए। और इस मोल्ड में टेम्परेचर कंट्रोल वगैरह भी होते हैं, मोल्ड को ठंडा भी किया जा सकता है, गर्म भी किया जा सकता है, ये अरेंजमेंट होते हैं। और एक इजेक्टर मैकेनिज्म भी होती है। इजेक्टर मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि जो प्लास्टिक ऑब्जेक्ट हमारा मोल्ड के अंदर बन चुका है उसे बाहर निकालने वाले सिस्टम को इजेक्टर सिस्टम कहते हैं। ओके, व्हाट इज ए स्क्रू? आंसर इज, सर, instantly when we talk of a screw, we imagine an object having a head on the top and a tapered pointed end with threads on it at the bottom. The screw used in plastic processing machine is a metal shaft
which rotates within the heating cylinder or barrel of the machine. And the threads of this screw are called helix or flights. Root diameter of the screw increases with a constant taper. That I would like to show you in a figure. Let me explain it further. The flight depth is maximum at the feed section. The screw profile is its length, diameter or flights. Screw helps in conveying, compressing and melting the plastic feed. The screw is assumed to be divided in 3 zones: feed zone, transition zone and metering zone. Now I would like to show you in the figure what does that statement means. That is, root diameter of the screw increases with a constant taper. This is a tapered screw. See in the figure, this is a tapered screw. Tapering is done like this. This is the diameter of the screw. This diameter is maximum at the outlet of the barrel and minimum at the feed section of the barrel. These are called the flights. Threads on the screw are called flights in screw of injection molding machine, and these flights are like this. This screw rotates inside the barrel, and the 3 zones what I have mentioned here are feeding zone, this is transition zone, this is metering zone. Means material is fed here by this hopper. It gets into the barrel and starts moving towards this end, metering end. This is called metering end. So this is the feeding section. Here it starts melting in the presence of heat, etc. And the complete melt comes out from the metering section of the barrel. So I think you have understood this. Okay. Length and diameter ratio is an important factor in a screw. This is called L upon D ratio. Again, I would like to show you in the figure. Length of the screw is, suppose, from this tip to this end. This is length, and diameter is, that is approximate to the barrel opening. This is the diameter of the screw. This length into diameter ratio plays an important factor in injection molding machine. This ratio is generally considered 16:1 to 24:1 for an injection molding machine, while in an extruder it is 20:1 to 24:1. Now I would like to further explain this fact. This length to diameter ratio is helpful in homogenizing and mixing the material, plastic material, very accurately. The higher is the L upon D ratio, higher will be the homogeneity and uniformity of the melt in an extruder. Sometimes twin screws are also used in an injection molding machine. This is a single screw. Twin screws are also used. In extruder, screws keeps rotating continuously, while in injection molding, screw rotates and reciprocates as well. Rotation of screw also helps in melting of plastic due to its shearing or frictional action. More is the L upon D ratio of screws, as I have told you earlier, more is the homogeneity of the melt. अच्छा, ये बताइए स्क्रू क्या होता है? सर, स्क्रू, जब हम स्क्रू के बारे में बात करते हैं तो एक ऐसी चीज हमारे सामने आती है जिसके ऊपर एक हेड होता है और जिसका एंड टेपर्ड होता है, पॉइंटेड होता है, और जिसमें थ्रेड होते हैं, और जिसे हम अक्सर पेच कहते हैं हिंदी में, और ये पॉइंटेड एंड बॉटम पे होता है उसके। लेकिन इसका स्क्रू, प्लास्टिक मशीन के स्क्रू कुछ डिफरेंट टाइप के होते हैं। इसमें क्या होता है, एक मेटल शाफ्ट होती है और ये मेटल शाफ्ट एक बैरल के अंदर या एक हीटिंग सिलेंडर के अंदर घूमती रहती है, और इस शाफ्ट के ऊपर जैसे स्क्रू में थ्रेड्स होते हैं, इस शाफ्ट के ऊपर
हेलिक्स होती है या फ्लाइट, जिन्हें हम फ्लाइट्स भी कहते हैं, फ्लाइट्स होती हैं। और इस स्क्रू में का रूट डायमीटर छोटा होता है और ये टेपर एंड की तरफ जाते जाते ये टेपर भी होता जाता है और इसका डायमीटर आगे बढ़ता चला जाता है। और इसमें फ्लाइट डेप्थ होती है। फ्लाइट डेप्थ जो है, जहां पर मटेरियल फीड किया जाता है, प्लास्टिक फीड की जाती है, वह मैक्सिमम होती है। और इस स्क्रू के प्रोफाइल्स क्या है, इसमें कुछ नहीं होता, खाली लेंथ होती है, डायमीटर होता है और फ्लैट्स होती है। स्क्रू हमें जो है किसी मटेरियल को आगे बढ़ाने में, उसे कंप्रेस करने में, उसे मेल्ट करने में, प्लास्टिक मटेरियल को मेल्ट करने में हेल्प करता है। और इस स्क्रू को यह भी समझा जाता है, इसे ये माना जाता है कि इसके तीन सेक्शन होते हैं। एक फीड जोन होता है इसमें, एक ट्रांजिशन जोन होता है, एक मीटरिंग जोन होता है। अब देखिए, इसको मैंने फिगर में दिखाने की कोशिश की है कि ये फिगर में देखिए, ये आउटर लाइंस जो है, ये बैरल है या सिलेंडर है, इसके अंदर एक टेपर्ड टाइप का ये स्क्रू है, टेपर्ड। यहाँ ये मोटा है, यानी कि ये टेपरिंग ज्यादा हो रही है, और यहाँ पे ये टेपरिंग कम हो रही है। तो ये स्क्रू की लंबाई है और ये इसका डायमीटर है। डायमीटर मैक्सिमम यहाँ पे है, मिनिमम यहाँ पे है। तो ये इंक्रीजिंग डायमीटर का एक स्क्रू होता है। इसमें 3 जोन होती हैं। ये फीडिंग जोन, ये हॉपर है, फीडिंग हॉपर है। यहाँ से प्लास्टिक रेजेंस या पाउडर या पैलेट्स डाली जाती हैं, फीड होके वो यहाँ आ जाती है, और ये स्क्रू मूव करता रहता है, इसलिए उस प्लास्टिक फीड को ये आगे बढ़ाने का काम, इसका स्क्रू का रोटेशन उस फीड को आगे बढ़ाने का काम करता है। बीच में हीटिंग अरेंजमेंट्स भी होते हैं, तो वो हीटिंग की वजह से ये ट्रांजिशन जोन है, यहाँ पे मेल्ट प्लास्टिक मटेरियल पिघलना शुरू हो जाता है, और ये मीटरिंग जोन कहलाती है, जहां से पिघला हुआ प्लास्टिक जिस शेप में भेजना हो, तो वो एक्सट्रूडर या इंजेक्शन मोल्डिंग में यहां से उसकी आउटलेट होती है, यहां से मटेरियल पिघला हुआ बाहर निकलता है। अब देखिए, इस स्क्रू में एक फैक्टर और काउंट करता है कि इसकी लेंथ अपॉन डायमीटर रेशियो। लेंथ इसकी स्क्रू की यहां से यहां तक, और डायमीटर ये, तो या ये, तो लेंथ इनटू डायमीटर। लेंथ और डायमीटर का रेशियो ज्यादातर इंजेक्शन मोल्डिंग में 16:1 का होता है। 16:1 से लेके 24:1 का होता है। यानी कि अगर हमारा 1 इंच डायमीटर का, 1 इंच नहीं होते हैं, मगर मान लीजिए 1 इंच डायमीटर का कोई हमारा स्क्रू है, तो उसकी लेंथ 16 लेंगे हम, 16 इंचेज। और अगर 1 इंच जो है डायमीटर है, तो और से 24 इंच तक हम लेंथ स्क्रू की ले सकते हैं। लेकिन इंजेक्शन मोल्डिंग एक्सट्रूडर में ये रेशियो 20:1 और 24:1 होता है। देखिए, इस फैक्टर का एक साइंटिफिक इंपॉर्टेंस ये है कि जितना L/D रेशियो ज्यादा होगा, स्क्रू L/D में पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसमें स्क्रू की लंबाई और खाली डायमीटर देखना है उसका। तो लंबाई ये हो गई और डायमीटर ये हो गया, तो स्क्रू का डायमीटर देखना होता है। जितना स्क्रू का डायमीटर और लेंथ का रेशियो बड़ा होगा, प्लास्टिक मटेरियल्स उतने ही अच्छी तरीके से उस स्क्रू के अंदर या उस सिस्टम के अंदर अच्छी तरीके से पिघल जाते हैं और आगे इजीली बढ़ जाते हैं। अब देखिए, इन एक्सट्रूडर में जो है स्क्रू रोटेट होता रहता है हर समय, क्योंकि वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और इंजेक्शन मोल्डिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, ये रुक रुक के होने वाली प्रोसेस है। इसलिए इसमें स्क्रू का फंक्शन क्या होता है, एक बार स्क्रू आगे बढ़ता है और फिर दूसरी बार में स्क्रू पीछे हटता है। ऐसे स्क्रू को हम रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू कहते हैं, और इस एक्शन को हम रेसिप्रोकेटिंग एक्शन कहते हैं। आगे पीछे क्यों हटता है? आगे जब हटता है ये स्क्रू, तो एक शॉट लगाता है प्लास्टिक मेल्ट में, और उस शॉट की वजह से प्लास्टिक मेल्ट मोल्ड में चला जाता है। और जब वो शॉट पूरा हो जाता है, उसके बाद दूसरे शॉट के लिए ये स्क्रू वापस लौट के आ जाता है। इसलिए हम इस स्क्रू को रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू कहते हैं।
स्क्रू का एक फंक्शन और होता है कि इसके एक्शन से जो हीट प्रोड्यूस होती है, इसके फ्रिक्शनल एक्शन से जो हीट प्रोड्यूस होती है, या शेयरिंग एक्शन भी कह सकते हैं, वो भी प्लास्टिक मेल्ट को पिघलाने का काम करती है। यहां मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जितना L/D रेशियो स्क्रू का ज्यादा होगा, उतनी ही ज्यादा होमोजेनिटी ऑफ द मेल्ट जो है उतना ही अच्छी तरीके से, प्लास्टिक उतनी ही अच्छी तरीके से पिघल जाती है। ओके, व्हाट इज ए मोल्ड? सर, entire assembly which has cavity, core, ejectors, etc. needed to produce molded parts from molten plastics material with a cooling and heating arrangements around are called mold. It can be said that a mold is a sophisticated die. मोल्ड क्या होता है? सर, वो एंटायर असेंबली जिसके अंदर कैविटी होती है, कोर होता है, इजेक्टर्स होते हैं, और जिसके अंदर मोल्टन प्लास्टिक को डाला जाता है और वो एक शेप में निकल के आती है, और जिसके अंदर एक कूलिंग और हीटिंग अरेंजमेंट भी होता है, अगर हीटिंग रिक्वायर्ड होती है या कूलिंग रिक्वायर्ड होती है किसी प्लास्टिक मटेरियल को सॉलिडिफाई करने के लिए, तो इस टाइप के सोफिस्टिकेटेड डाई को हम मोल्ड कहते हैं। ओके, डाई, व्हाट डू यू मीन? टेल मी द डिफरेंस बिटवीन डाई एंड ए मोल्ड। सर, सिंपली एवरी मोल्ड इज ए डाई, बट एवरी डाई इज नॉट मोल्ड। डाई और मोल्ड में क्या फर्क होता है, बताइए। सर, हर मोल्ड को हम डाई कह सकते हैं, लेकिन हर डाई को मोल्ड नहीं कहा जा सकता। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि मोल्ड जो है एक सोफिस्टिकेटेड डाई को कहा जाता है।